उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर दी है। वजीर दाखिला ने बड़ा संगीन इल्जाम लगाया है पाक आर्मी के एक जनरल के ऊपर और उनके मुताबिक उन्होंने आर्मी चीफ को बाकायदा रिटन तहरीरी शिकायत लगाई है मेजर जनरल आरिफ मलिक की। इसकी क्या तफसीलात हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों आर्मी चीफ को शिकायत लगाई, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब के साथ जो मोटरवे के ऊपर वाकया पेश आया और उसके बाद जो रद्द अमल आया उसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और थोड़ी सी बात होगी श्रीलंका के हवाले से। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी से मुबैना तौर पे एएनएफ ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है जिसका सरबराह जो है वो एक फौजी जनरल होता है, उन्होंने उनकी गाड़ी से मुबैना तौर पे कुछ मंशियात बरामद की थी और उस जमाने में भी कुछ वफाकी वुज़रा का ये मौकिफ था, खुसूसन फवाद चौधरी साहब का, कि ये केस हमें थोड़ा सा बोगस लगता है और इसमें काबीना पे भी इसके ऊपर बहस हुई थी। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि ये जो मेरे खिलाफ केस बनाया गया था ये इमरान खान की वजह से बनाया गया, शहजादा अकबर की वजह से बनाया गया, और उन्होंने इल्जाम लगाया है मेजर जनरल आरिफ मलिक पे जो डीजी थे एएनएफ के 2019 में। उन्होंने कहा कि जनरल आरिफ मलिक इसमें मुलविस हैं। अब ये बड़ा संगीन इल्जाम है, कोई वो ये इल्जाम नहीं लगा रहे कि किसी एएसआई ने या किसी स्पाई ने या किसी इंस्पेक्टर ने एएनएफ के ये किया, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि एएनएफ के जो सरबराह थे मेजर जनरल आरिफ मलिक, उन्होंने ये किया है, पाक फौज के जो जनरल है उसने ये किया है। और इस वजह से अब वो ये कहते हैं कि उन्होंने उस जनरल के खिलाफ जनरल बाजवा से जुबानी शिकायत भी की है और उसके साथ साथ तहरीरी बाकायदा तौर पे रिटन शिकायत की है उस जनरल के खिलाफ। और अब देखते हैं कि उसका क्या हल निकलता है। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि शहजाद अकबर और बनी गाला इसमें मुलविस था, बनी गाला से हेरोइन गई। पहले उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को कहा कि ये पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आप किसी तरीके से डाल दें, इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया और फिर मेजर जनरल आरिफ मलिक और उनके इदारे के थ्रू ये हुआ। तो यहां सोचने की ये बात है कि इस्लामाबाद पुलिस इतनी गैरतमंद थी कि उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने वक्त की हुकूमत को कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन एक मेजर जनरल जो हैं उन्होंने ये शहजादा अकबर के कहने पे या इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये कर दिया। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक हमारा बड़ा मोतबर जो इदारा है उसका नाम आ रहा है, उसके एक बड़े सीनियर अफसर का नाम आ रहा है, और नाम भी किस शख्सियत की जानिब से आ रहा है, हमारे मुल्क के वजीर दाखिला की जानिब से, जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठते हैं, जहां पे इस मुल्क की सालमियत के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट जो फोरम है और जो फैसले होते हैं वो वहां पे होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब वहां पे बैठते हैं आर्मी चीफ के साथ, एयरफोर्स चीफ के साथ, वजीर आजम साहब के साथ, दीगर अहम शख्सियात के साथ, और वो हमारे मुल्क के एक इदारे के जनरल के हवाले से ये कह रहे हैं कि इसमें मेजर जनरल आरिफ मलिक मुलविस थे और उन्होंने तहरीरी शिकायत की है जनरल बाजवा से। अब इस पे यकीनन तहकीकात होंगी तो चीजें सामने आएंगी, लेकिन इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। और एक हुकूमती वजीर की जानिब से एक जनरल के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आज तक हमने देखा हो कि कोई भी ऐसी हुकूमत कभी आई हो कि जो हुकूमत में हो और वो एक जनरल के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हों। तो ये इंतहाई संगीन इल्जामात हैं। माजी में जब ये लोग हुकूमत में नहीं थे तो फौज की आला क़यादत के हवाले से इल्जामात तो आते रहे। आपको पता है कि जनरल फैज का नाम लेके, इवन के जनरल बाजवा का नाम लेके मियां साहब ने तकरीरों में बड़े इल्जामात लगाए, लेकिन उसकी नौयत डिफरेंट थी। यहां पे जो नौयत है वो ये है कि ये एक उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है जनरल ने, उन्होंने गाड़ी में उनकी मंशियात प्लांट करवाई हैं, वो इसमें मुलविस हैं और उन्होंने वो काम किया है जो इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया। तो मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये मेरे लिए जाती तौर पर बड़ी परेशान कुन है सूरत हाल है, और हर पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी अपने इदारों से प्यार करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो जब इस किस्म की सूरत हाल हो जाए कि हमारे मुल्क की हुकूमत का एक सीनियर वजीर इस तरह की बात कर रहा हो, और उसके अलावा माजी में भी इस हवाले से काबीना के अंदर भी लोग कहते रहे हैं कि जी ये केस हमें फेक लगता है। फवाद चौधरी साहब से मेरी खुद इस हवाले से बात हुई थी और फवाद चौधरी साहब ने मुझे बताया था कि राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट में फवाद चौधरी को उस जमाने में कहा था कि मुझे पता है कि ये केस आपने नहीं बनवाया, ये केस किसी और ने बनवाया। और उस जमाने में भी उन्होंने गालिबन किसी को जुबानी कहीं पे शिकायत की थी, कोई पार्लियामानी कमेटी का इजलास था नेशनल सिक्योरिटी की कहीं पे, तो फवाद चौधरी साहब ने उसका भी जिक्र किया था। तो एनीवे अब देखते हैं इसकी जो तहकीकात होंगी, चीजें वाजे होंगी और फिर पता चलेगा कि क्या मामलात हैं। अगली स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एहसन इकबाल साहब के साथ एक वाकया पेश आया। मैकडोनल्ड्स के अंदर वो गए हुए थे, वहां पे कुछ लोगों ने उनको घेर के, बच्चे, ख्वातीन,
غیر شائستہ زبان استعمال کی، چور چور کے نعرے لگائے. اب دیکھیں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا جو رویہ ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے. آپ کو کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اختلاف اپنی جگہ پہ، پر آپ اس کو بہتر طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. آپ احسن اقبال صاحب کو یہ بھی کہہ سکتے تھے، احسن اقبال صاحب آپ کی حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا، چینی مہنگی کر دی، ہر چیز مہنگی کر دی، بجلی مہنگی کر دی، آپ کی حکومت نے ہماری زندگیاں تباہ کر دی، خدا را آپ کیا کر رہے ہیں. اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آبویسلی ہر کوئی اتنا آرٹیکولیٹ نہیں ہوتا، وہ اتنے اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتا، تو وہ غصے میں لوگ مختلف چیزیں کہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ تاثر قائم کیا گیا کہ جناب جیسے یہ کوئی کسی ایک خاص جماعت کی سوچ کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اور اس واقعے کے بعد احسن اقبال صاحب نے جو ٹویٹ کی اس پہ مجھے ذاتی طور پہ اس پہلے واقعے سے بھی زیادہ دکھ ہوا، اس لیے کہ وہ تو عام لوگ تھے. یہ ہمارے معزز وزیر ہیں اور ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، نون لیگ میں ان کی عزت ہے، پاکستان میں دیگر جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں. انہوں نے اس میں ایک ورڈ یوز کیا جو میسوجنسٹک، عورتوں کی بالکل مطلب ان کو حقیر سمجھنے والی ایک گالی ہوتی ہے، اس میں میسوجنسٹک لفظ سے نکلا ہوا ایک چیز ہے، ایک گالی ہے، اس سے نکلا ہوا لفظ جو یوز ہوتا ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے. میں نے وہ لفظ کبھی یوز نہیں کیا. انہوں نے ایک تو پہلے وہ لفظ یوز کیا، اس کے ساتھ گوگی پیرنی کا لفظ یوز کیا. میرے خیال میں کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کو اگر کسی نے چور چور کہہ دیا، نعرے لگائیں، تو آپ دوسروں کی خواتین کے اوپر اس طرح ایک دم سے حملہ کر دیں؟ میرے خیال میں یہ وزیر موصوف کو اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے غصے میں وہ ہوں، انہوں نے کر دیا ہو. پھر انہوں نے ان فیملی کی فوٹوز بھی میک ڈونلڈ سے نکلوا کے، سی سی ٹی وی وزیر ہیں، نکلوا سکتے ہیں، نکلوا کے انہوں نے وہ بھی شیئر کر دی. اچھا، اس کے اوپر بہت سارے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس فیملی کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جائے. اس طرح کی ٹویٹس بھی کر رہے ہیں وہ لوگ جو آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، صحافت کی بات کرتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پہ ٹویٹس آئیں کہ جناب اس کو گرفتار کر کے ان کو فیملی کو پولیس کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کا دماغ درست ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نارتھ کوریا میں رہتے ہیں اور کیا یہ جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے یہ صرف پاکستان میں ہی واقعہ پیش آتا ہے؟ اب یہ وہ غیر جمہوری سوچ ہے جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کو جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے بھائی. جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہیں، مطلب اس کی اتنی لاتعداد مثالیں ہیں کہ کوئی آپ دے ہی نہیں سکتے، ہر چیز کو تو آپ کور ہی نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2021 میں نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی. وہاں پہ کچھ لوگ، ایک دو خواتین تھیں یا ایک دو پروٹیسٹر تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ وہ، اس حد تک شور مچایا کہ ان کو اپنی پریس کانفرنس چھوڑ کے جانی پڑی. برطانیہ کے جو حزب اختلاف کے لیڈر ہیں وہ ایک ریسٹورنٹ میں گئے اپنی الیکشن کمپین کے دوران، انہوں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، مطلب ککڈ آؤٹ. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اس میں رپورٹ ہو چکی ہیں میڈیا میں، تمام چیزیں ہیں. کیئر سٹارمر کو انہوں نے کہا کہ مطلب گیٹ لاسٹ، تم آئے کیوں ہمارے ریسٹورنٹ کے اندر، ہمارے پب کے اندر، تم ہوتے کون ادھر اندر آنے والے. یہ اس سیاستدان کے ساتھ ہوا. پریتی پٹیل جو برطانیہ کے وزیر داخلہ ہیں، ان کے خلاف اسی برس ایک تقریب کے دوران لوگوں نے کھڑے ہو کے اتنی ان کے خلاف نعرہ بازی کی اور ہلڑ بازی کی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے. اکثر آپ کو مثالیں ملتی ہیں، کوئی جو ہے مغرب کا سیاستدان کسی شاپ میں گیا یا کسی جگہ پہ گیا، اس کو ہیکل کیا لوگوں نے. تو لاتعداد اس کی مثالیں. اسی برس جسٹن ٹروڈو جو ہے، ان کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ لوگوں نے اس قسم کے الزامات ان پہ لگائے، ان کے اوپر ان کو برا بلا کہا، جھوٹا کہا، مطلب مختلف قسم کے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آسٹریلین ایگ بوائے ایک سال قبل، تقریباً 1.5-2 سال قبل، آپ اگر ابھی بھی گوگل کریں آسٹریلین ایگ بوائے، وہ ایک سینیٹر تھے. ان کا جو چیزیں تھی جو وہ کہتے تھے وہ اس کو پسند نہیں تھی اس لڑکے کو. اس نے ایک تقریب کے دوران، ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ کہیں پہ سینیٹر صاحب کے سر کے اوپر ایگ مار دیا. وہ لڑکا، اس کو آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں فیم ملا، اس لیے کہ وہ جو سینیٹر صاحب تھے ان کے جو نظریات تھے، کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف تھا، آلدو کہ اس لڑکے نے جو حرکت کی وہ ٹھیک نہیں تھی. لیکن یہ چلتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اب جمہوریت میں یہ پرائس ہے آپ پے کرتے ہیں، جو ایک آپ آزاد اور جمہوری معاشرے میں رہنے کی. اگر آپ نے ملک کو نارتھ کوریا بنانا ہے، ملک کو کوئی مشرق وسطیٰ کا ملک بنانا ہے کہ جہاں پہ اب توہین احسن اقبال کے اوپر بھی لوگوں کو جیل میں بھیج دیا جائے، پولیس کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جو آزادی رائے کی بات کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ اس طرح کے رویے غیر مناسب نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ جمہوری معاشروں میں ہوتے ہیں، یہ ایک عام چیز ہے. جمہوریت کے اندر یہ چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ جمہوری معاشرے میں رہنے کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. نہیں تو آپ پھر ایک ایسے معاشرے کا بن جاتے ہیں
कि जहां पे किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। चाइना में कोई किसी वजीर को इस तरह नहीं दुकान में कहेगा, सऊदी अरब में भी क्या पता कोई किसी को ना कहे, ईरान में भी कोई किसी को नहीं कहेगा, वहां पे इस तरह की आजादी नहीं है। हमारे यहाँ एक निजाम है, झूठा ही सही, झूठी जमहूरियत तो है ना, उसको ही भरम रख लें कुछ। फिर उन्होंने उनकी खानदान वालों के बच्चों की तस्वीरें भी शेयर कर दी, ख्वातीन की तस्वीरें भी शेयर कर दी कि जनाब ये देखें, ये जो है ये है वो चेहरे। मेरे ख्याल में आप जो एहसन इकबाल साहब हैं वो इससे बड़ी शख्सियत हैं, उनको इससे राइज होना चाहिए और इसको इतना पर्सनली लेना चाहिए। बाकी ये नारे नूरे लगते रहते हैं, इससे ना किसी पार्टी का ताल्लुक है ना किसी सोच का ताल्लुक है। सोच होता यह है कि जब अवाम गुस्से में होती है तो वो पीटीआई वालों को भी हैकल करेगी, नून लीग को भी करेगी, जरदारी साहब की जमात को भी करेगी। तो ये जो लोग तासुर दे रहे हैं ना कि कोई ऐसी चीज हो गई जो सिर्फ पाकिस्तान में हुई और दुनिया में कहीं नहीं होती, भाई ये पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट करता है और ये आए रोज के वाकयात हैं जो सियासतदानों के साथ दुनिया भर में होते रहते हैं जमहूरी माशरों में। पर आपकी जो नकली जमहूरियत है हमारे कुछ दोस्तों की, जो सिर्फ उसका काम ही सिर्फ ये है कि कुछ लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना और कुछ लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, जिनको इमरान रियाज भी साफ़ी नहीं लगता, जिनको बस जो है कोई भी उनकी मर्जी के मुताबिक बात ना करे वो उनको पसंद नहीं आता। तो जमहूरियत में तो होता ही ये है कि हमें एक दूसरे की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये तो एहसन इकबाल साहब के हवाले से। आखिर में थोड़ा सा शेयर करूंगा आपके साथ श्रीलंका के हवाले से। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का जो महल है उसके बाहर काफी दिनों से लोग टेंट लगा के बैठे हुए थे, मुजाहरे कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज उनका सब्र जवाब दे गया लोगों का। इस वक्त वहां पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आपको पता है कि बड़ी बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन है। और पाकिस्तान में हमारे सियासतदान बार बार कहते हैं कि जनाब हमारी हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी हालत श्रीलंका जैसी होगी। वो श्रीलंकन ही अवाम है जो निकल आए और उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जो है कार्रवाइयां पड़ जाती हैं, कोई इस तरह नहीं होता। तो इतने नहीं है पाकिस्तान के अवाम के वो इस तरह निकलेंगे और वो जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी ये भी ख्वाहिश है और दुआ है कि ऐसी सूरत हाल कभी भी पाकिस्तान में पेश ना आए, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हो रहा है इकोनॉमिक मेल्ट डाउन की वजह से। लोगों की जो जिंदगियां हैं वो अजाब बन गई, ना वो कुछ खरीद सकते हैं ना वो कुछ पहन सकते हैं, इसलिए कि पैसा ही नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए लोगों को। तो यही सूरत हाल अगर पाकिस्तान में हुई तो जिस मैंने पहले कहा कि मुझे उम्मीद है कि कभी ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि जिस थ्रेशोल्ड पे श्रीलंका के लोग निकले हैं इस थ्रेशोल्ड पे पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान के लोग अगर कभी निकलेंगे तो वो कोई बहुत ही आगे जाके कुछ होगा तो शायद वो निकलें, वो इस तरीके से अपनी रियासत को खराब नहीं करेंगे, मुझे तो यही लगता है। पर एनीवे ये तो लोगों ने फैसला करना होता है कि वो किस तरीके से एहतजाज करते हैं। जमहूरियत के अंदर आपको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। अगर हमें कोई मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर तो हमें भी पुरअमन ही नहीं एहतजाज करना चाहिए। बाकी एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान के हवाले से, और वो क्यों नहीं निकलेंगे लोग, जो मैं आपको कह रहा हूं इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आएगी, उसकी वजह यह है कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो मैच्योर है। और इस हमारे यहाँ जो तहरीक चल रही है उसको सियासतदान लीड कर रहे हैं, उसको अभी इस वक्त इमरान खान लीड कर रहा है। अगर आप इमरान खान को उससे पिक्चर से हटा देंगे या कोई भी लीडर हो, अगर इमरान खान की हुकूमत तो आप दूसरे लोगों के लीडरशिप को हटा दें तो फिर जो है वो लीडरशिप का फुकदान हो जाता है, फिर चीजें अवाम अपने हाथ में ले लेती है। तो श्रीलंका में एक बड़ी चीज ये है कि वहां पे कोई इस तरह की मेन एक सेंट्रल फिगर नहीं है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, जो जिसका इतना बड़ा जमहूरी क्लाउट हो। ठीक है, छोटी मोटी शख्सियात तो है हर जगह पे, लेकिन ऐसी फिगर नहीं है जैसी फिगर पाकिस्तान में है। एक साबिक वजीर आजम है, अवाम इमरान खान के पीछे चल रही है। हाँ, जिस दिन इमरान खान ने ये कॉल दे दी कि जनाब कि अब जो है हमने ये काम करना है, उस दिन हालात मुश्किल हो जाएंगे, तब अवाम निकलेगी। वैसे खुद अवाम पाकिस्तान में उस तरह नहीं निकलती। पर एनीवे मुझे उम्मीद है कि ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पेश नहीं आएगी। लेकिन जो लोग हालात पे नजर रखते हैं, जो लोग पाकिस्तान में प्लानिंग करते हैं, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान भी किस तरफ जा रहा है। और अगर हम जल्दी साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ नहीं गए, क्योंकि खान साहब ने कल भी अपनी तकरीर में कुछ बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं, कुछ उन्होंने शख्सियात के नाम लिए, मिस्टर एक्स कहा, ये कहा, वो कहा। तो एनीवे उम्मीद है कि हम जो है वो जो जमहूरी अमल है उसकी तरफ बढ़ेंगे और वो जो हमारी सेंट्रल फिगर्स हैं जो लीड करती हैं क्राउड को, ओपिनियन को, वो मंजर से नहीं हटाई जाएंगी। अगर वो मंजर से हटा दी गई, अगर कोई ये समझता है कि उनको साइड पे करेंगे, तो जब आप उनको साइड पे करेंगे तो फिर उसका नतीजा निकलेगा जो श्रीलंका में हो रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।